हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, बात स्टार्ट करते हैं। बेटा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर फिनिश हो चुका है, लेकिन बेटा जब मैंने एमसीक्यूज रीड करे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बेटा जो आउट ऑफ सिलेबस नज़र आई। ठीक है ना, तो बेटा एक बार उनको भी टच कर लो, क्या पता पेपर में कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए बेटा जो आपकी कुछ हेल्प ही कर दे। ठीक है ना, ये बात मैंने पहले भी बोली हुई है, एमसीक्यू बेटा सब्जेक्टिव पेपर से डिफिकल्ट पेपर है और आउट ऑफ सिलेबस कोई तो टीचर जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, हॉट्स के नाम पर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे बेटा जो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है बच्चों, अब बाबू ये टॉपिक समझना बहुत आराम से। ठीक है जी, आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, अभी बेटा आप एमसीक्यू की बुक का कुछ नहीं कर रहे। ठीक है ना, आप सिर्फ सामने देखो, मैं नोट करने का भी टाइम दूंगा, मुझे कुछ चीजें आउट ऑफ सिलेबस पढ़ानी है। सबसे पहले बात कर रहा हूं बेटा फिएट मनी की। सर ऐसी बहुत सारी टाइप ऑफ मनी मेरे को पढ़नी है, फिड्यूशरी मनी भी मुझे पढ़नी है आज, फुल बॉर्डेड मनी, क्रेडिट मनी, बैंक मनी, और हाई पावर्ड मनी। लो जी, सारे बच्चे सामने देख रहे हैं, बहुत आराम से पढ़ना है, ये टॉपिक पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 एमसीक्यू निकलेंगे यहां से, बहुत आराम से पढ़ना। बेटा सबसे पहले बात कर रहा हूं फिएट मनी की। फिएट मनी को ही बेटा हम लोग लीगल टेंडर मनी बोलते हैं, लीगल टेंडर मनी हम फिएट मनी को ही बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। बेटा लीगल टेंडर मनी क्या होती है, अब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बेटा, वो मनी जो सर्कुलेशन में है इस टाइम पर वो लीगल टेंडर मनी होती है। दीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, ये गवर्नमेंट के ऑर्डर पे छपती हैं। बेटा एक वर्ड आपने अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, 1971 तक ना हम ये नहीं बोलते थे बेटा दीज आर बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर, हम बोलते थे बेटा दीज आर बैक्ड बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज। फिएट मनी या लीगल टेंडर मनी वो होती है बेटा जिसको बैक किया जाता है इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज से। जैसे कि मैंने बताया था बेटा, अगर इंडिया में 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी इशूड है तो 17 लाख करोड़ की बेटा गोल्ड रिजर्व होने चाहिए। ठीक है ना बेटा बाबू, 1971 तक ये डेफिनेशन थी। 1971 के बाद बेटा वर्ल्ड वाइड ये डिसाइड हुआ कि बेटा कंट्री के लिए जरूरी नहीं है गोल्ड रिजर्व रखना या कोई भी सिक्योरिटी रखना, आप बेटा क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे इशू कर सकते हो। तो बेटा आज की तारीख में इसकी रियल डेफिनेशन क्या है बेटा, दीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर, दीज आर नॉट बैक्ड बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी इंडिया इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी रखता है। लेकिन डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए, डेफिनेशन ये नहीं है बेटा दीज आर बैक्ड बाय द सिक्योरिटीज, दीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है ना, अगर आरबीआई के पास इक्वल अमाउंट ऑफ रिजर्व रहता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई अगर 17 लाख करोड़ इशू कर रहा है, 17 लाख करोड़ के रिजर्व हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बेटा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इंडिया आज भी यही फॉलो करता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हुई फिएट मनी की, लीगल टेंडर मनी, दोनों की डेफिनेशन सेम है। बेटा अब एक और बात यहां से आती है, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ये क्या चीज होती है बेटा, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। बेटा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी क्वाइंस को बोला जाता है और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी नोट्स। ठीक है, क्वाइंस और नोट्स, क्वाइंस लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और नोट्स बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अभी तक मैंने जितनी बात बोली है ना, कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आपको यहीं से दिखाई देंगे। एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे एमसीक्यू जरूर दिखाई देगा, लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी पे 4 से 5 क्वेश्चन अकेले इस पे ही है बेटा। ठीक है ना, फिएट मनी की डेफिनेशन, फिएट मनी पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो बेटा 5-4 क्वेश्चन तो यही समझ लेना, 5 तो क्वेश्चन आपने यहीं से कर लिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, फिड्यूशरी मनी ये क्या चीज होती है बेटा। फिड्यूशरी मतलब शायद जिन्होंने बेटा 11th क्लास से मुझसे पढ़ा हो, कभी ना कभी ये वर्ड आया होगा। ठीक है ना, प्रमोटर की पोजीशन, याद है ये वर्ड मैं बोलता हूं फिड्यूशरी, वहां पर
बेटा फिड्यूशरी का मतलब होता है ट्रस्ट या फेथ, ठीक है ना बेटा। फिड्यूशरी मनी क्या होता है? ऑप्शनल मनी। जब नाम में ही ऑप्शनल है बेटा, इसको एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। लीगल टेंडर मनी को मना कर सकते हो? ये ऑप्शनल मनी होती है सर, ये कंपलसरी है, जेल हो जाएगी, इसको नहीं ना कर सकते आप। फिड्यूशरी मनी क्या होती है बेटा? इट इज अ ऑप्शनल मनी। ये ट्रस्ट पे काम करती है, पेयर और पेई के, ठीक है ना। बता देता हूं एग्जाम्पल ताकि और क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम्पल इज चेक। बेटा मैं किसी को चेक दे रहा हूं, सामने वाले के लिए कंपलसरी एक्सेप्ट करना वो चेक। बेटा करेंसी दे रहा हूं, उसके लिए जरूरी है। मैं चेक दे रहा हूं बेटा पेमेंट में, ये उसके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये बेटा ट्रस्ट पे काम करता है, पेयर और पेई के ट्रस्ट पे। अगर सामने वाले को ट्रस्ट है मेरे अकाउंट में इतने पैसे होंगे तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, अगर नहीं है बेटा वो मना कर सकता है, मैं तो कैश ही लूंगा, वो ऐसा भी कह सकता है। तो चेकबुक होगी आपके पास बाबू? आज की तारीख में ऑलमोस्ट सबके पास बैंक अकाउंट है, जनधन योजना भी चलती है, ठीक है ना। ये तो तू रहने ही दे। हाँ जी बोलो बेटा, बात क्लियर हुई? फिड्यूशरी या लीगल टेंडर मनी कंपल्सरी टू एक्सेप्ट है। दीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर और गवर्नमेंट अथॉरिटी। दीज आर नॉट बैक्ड बाय द इक्वल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना बेटा। बाबू लिमिटेड लीगल टेंडर कॉइन्स हैं, अनलिमिटेड क्या है बेटा? नोट्स हैं। फिड्यूशरी मनी बेटा ये रिलेशन, ये ट्रस्ट पर बेस्ड है, ट्रस्ट पर बेस्ड है बेटा। पेयर और पेई में ट्रस्ट है बेटा, तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है बेटा एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। फुल बॉर्डेड मनी ये क्या चीज होती है बेटा? जिसकी मनी वैल्यू बिल्कुल बराबर हो कॉमोडिटी वैल्यू के, बेटा उस मनी को हम बोलते हैं बेटा फुल बॉर्डेड मनी। आज के जमाने में नहीं चलती, लेकिन एग्जाम्पल दे देता हूं बेटा। पुराने जमाने में जब बेटा राजाओं का कल्चर होता था ना, तो सिक्के चलते थे सोने के, ठीक है ना, तांबे के बेटा, पीतल के और बेटा सिल्वर के। बेटा अगर सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है ना 500, ठीक है ना, तो बेटा देखो मनी वैल्यू उसकी 500 है बेटा। जब कभी भी किसी भी करेंसी की मनी वैल्यू कॉमोडिटी के बराबर हो, मैं बेटा 500 में चलाना नहीं चाहता, मैं तो बेचना चाहता हूं किसी सुनार को, लेकिन बेटा जब सुनार ने उसकी कॉमोडिटी वैल्यू तोली तो बेटा उसमें सोना भी 500 का लगा था। तो बेटा ऐसी मनी को हम बोलते हैं फुल बॉर्डेड मनी, जिसकी मनी वैल्यू बेटा अगर आप चाहो तो वो देकर 500 का सामान ले सकते हो, ये उसकी मनी वैल्यू है। लेकिन बेटा मैं बाबू चलाना नहीं चाहता, मैं तो बेचना चाहता हूं उसको। मैं सुनार के पास बेचने गया, उसने बेटा कॉमोडिटी की वैल्यू निकाली, वो भी 500 निकली। तो बेटा अगर कभी ऐसा हो मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू, ऐसी मनी को हम बोलते हैं फुल बॉर्डेड मनी। क्लियर हुई बात? ओके हमारे जमाने में चीजें नहीं चलती। वैसे बोल देता हूं बेटा 10 रुपए का सिक्का बनाने की कॉस्ट भी 10 रुपए के आसपास ही है। 10 रुपए का सिक्का बनाने की कॉस्ट 10 रुपए के आसपास ही है, बल्कि ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो फुल बॉर्डेड मनी, ऑल्दो खैर बिल्कुल करेक्ट एग्जांपल तो नहीं है, ठीक है ना। चलो जी बेटा कॉमोडिटी वैल्यू मतलब मेटल की वैल्यू, ठीक है जी। बेटा क्रेडिट मनी क्या होती है? जब किसी प्रोडक्ट की किसी करेंसी की मनी वैल्यू बहुत ज्यादा हो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू से, ऐसी मनी को आप बेटा क्रेडिट मनी बोलते हो। इंडिया में यही चलती है बेटा। 500 रुपए का नोट, बेटा मैं चाहूं तो वो नोट देकर किसी से भी 500 का सामान खरीद सकता हूं, उसकी मनी वैल्यू 500 है। लेकिन बेटा कॉमोडिटी वैल्यू जिस पेपर से, जिस कागज के टुकड़े से बनी है, जिस इंक से छपा हुआ है, या बेटा और जो भी स्याही का खर्चा उसके ऊपर हुआ है बेटा, वो कभी भी 500 नहीं है, वो होगा बेटा 5-7 रुपए। मनी वैल्यू इज मोर देन द कॉमोडिटी वैल्यू, ऐसी मनी को हम बोलते हैं बेटा क्रेडिट मनी। बात ओके? अब तक देख लो बेटा, कोई समस्या पूछ लो। आज की तारीख में यही है, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे, 4 बातें ओके हैं बेटा, देख लो। यहां से एमसीक्यू आने 20 बोल रहा हूं मैं। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। बैंक मनी, बेटा बैंक मनी किसको बोलते हैं? गंगा और पायल फोन छोड़ दो बेटा। बैंक मनी किसको बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, बेटा इसको बैंक मनी बोला जाता है। पता ना डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? मनी सप्लाई में याद किए थे ना गंगा, क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट
बेटा बोलना ना कोई भी इधर उधर से। क्या होते हैं? आज एमसीक्यू को पढ़ने आइए। ये क्या होते हैं? फायर डिमांड डिपॉजिट। क्या होते हैं राघव? क्या होते हैं आर्यन? ये तो वही हो गया, ट्रू फॉल्स और पार्टली ट्रू। ये पार्टली ट्रू है बेटा। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? जिनको डिमांड पे विड्रॉ किया जा सकता है। मैंने इसकी बड़ी सिंपल डेफिनेशन बोली थी, जो चेक से निकाले जा सकते हैं, यानी कि सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट को आप डिमांड डिपॉजिट बोलते हो। इन्हीं को हम बेटा बैंक मनी के नाम से जानते हैं। संभाल लोगे? चलो जी बेटा, बात करते हैं हाई पावर्ड मनी की। हाई पावर्ड मनी क्या होता है बेटा? तीन चीजों से मिलकर बनता है, आराम से सुन लेना। हाई पावर्ड मनी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। M1 जैसी बात नहीं है बेटा, बस ये ध्यान रखना। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस वॉल्ट कैश विद कमर्शियल बैंक प्लस CRR या कैश रिजर्व कर लो विद सेंट्रल बैंक यानी कि RBI। बेटा बहुत आराम से सामने देख रहे हैं आप। हाई पावर्ड मनी क्या होती है बेटा? हाई पावर्ड मनी होती है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास बेटा जितना भी पैसा है वो, प्लस जितना कैश पड़ा है कॉमर्शियल बैंक के पास वो, और जितना बेटा कॉमर्शियल बैंक ने CRR के तौर पे जमा कराया सेंट्रल बैंक को वो। आपको बता देता हूं बेटा, हाई पावर्ड मनी इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू M3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं M3 में क्या क्या आता था ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। बेटा M3 बनता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। बेटा M1 को ही मैं डिटेल लिख देता हूं पहले तो। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस, अरे बोलो यार, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट को सेविंग बैंक खाता और करंट अकाउंट लिख दो, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। अदर डिपॉजिट विद RBI। और बेटा जब नेट टाइम डिपॉजिट की बात आती है तो FD और RD लिख दूं, ठीक है ना बेटा? हम M3 में ना ये सब चीजें लेते हैं। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, कॉमर्शियल बैंक के पास जितने भी खाते हैं उसमें पड़ा हुआ जितना भी पैसा है बेटा, यही तो लेते हैं बेटा। बाबू एक बात समझना, मेरी तरफ देखना। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। वॉल्ट कैश विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट के नाम का बहुत सारा पैसा आया, उसने बेटा कुछ अपने पास रख लिया और कुछ बेटा RBI के पास जमा कर दिया। बेटा निकला तो डिपॉजिट्स में से ही है ना वो पैसा जो RBI के पास गया, यानी कि बेटा ये चारों इन दोनों के बराबर ही तो होते हैं। क्लियर है बेटा? आपको बता देता हूं, पेपर में इसके नाम अलग अलग आते हैं। हाई पावर्ड मनी को ही आप मॉनेटरी बेस बोलते हो। हाई पावर्ड मनी इज नोन एज द मॉनेटरी बेस ऑफ द कंट्री या बेस मनी ऑफ द कंट्री या M3। बस इसको संभाल लेना थोड़ा सा, ठीक है ना? 4 क्वेश्चन कम से कम इस बात पे मिलेंगे जो मैंने बोल दिया। सर जो मैंने लोन दिया वो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में नहीं आ गया? हाँ दोबारा सुन ले भाई, देख M3 किसके बराबर होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। पहले क्या कर राहुल भाई, M3 किसके बराबर होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। मैंने बेटा डिटेल कर दिया। M1 का नाम लिखा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट होते थे, डिमांड डिपॉजिट को लिख सकता हूं सेविंग बैंक और करंट अकाउंट, और बेटा होता है अदर डिपॉजिट विद RBI, और नेट टाइम डिपॉजिट को FD और RD लिख सकते हैं।
यानी कि बेटा सिंपल बात बोलो तो बेटा जितना पैसा पब्लिक के पास है और जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक को किसी भी डिपॉजिट का मिला वो आता है M3 में, ठीक है ना। और बेटा हाई पावर्ड मनी किसके बराबर होती है? करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। तो बेटा ये तो कैंसिल ही हो गया इससे। अगर मैंने बोला कि कॉमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है प्लस बेटा सेंट्रल बैंक के पास जितना पैसा है, भाई कॉमर्शियल बैंक को पैसा किस चीज का मिलता है? सेविंग बैंक का, FD का, RD का, करंट अकाउंट का। इसी में से उसको एक सर्टेन परसेंटेज RBI के पास जमा करना पड़ता है, इसी में से तो जमा किया। तो सर अगर उसने RBI के पास इसी में से जमा करा तो ये चारों इन दोनों के बराबर ही तो होंगे, ठीक है ना। हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू M3 इज इक्वल्स टू मॉनेटरी बेस इज इक्वल्स टू बेस मनी, ठीक है जी। चलो अब स्टार्ट कर सकते हैं बेटा हमारी अंत से क्वेश्चन। अब बेटा 40 क्वेश्चन मुझे आज कराने हैं, ठीक है ना, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। जितना रह जाएगा वो आपको बताइए, मॉनेटरी बेस या बेस मनी, ठीक है जी। बेटा फटाफट से थर्ड पेज नंबर पर आ जाओ जहां ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आर्यन पब्लिकेशन में। अगर किसी ने नोट करना है तो बताओ, चलो करो नोट। क्या नहीं बेटा पेज नंबर 5 पर है आर्यंत की बुक, फटाफट से निकाल लो बेटा। पेज नंबर 5 पर बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बार्टर सिस्टम पर भेजना है, बहुत सिंपल है, ये करते रहना, भी करवा दूंगा आपको, टाइम लगेगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना, डैश मनी रेफर्स टू द मनी बैक्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, फिएट मनी, ओके बात बेटा। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, चेक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश मनी, फिड्यूशरी, ठीक है ना। ये रिलेशन पर, ये ट्रस्ट पर बेटा है बेटा, पेयर और पेई की। फिड्यूशरी का कोई दूसरा नाम नहीं था, ट्रस्ट और फेथ है बेटा। फिड्यूशरी का मतलब ट्रस्ट और फेथ होता है, इसका दूसरा नाम नहीं था। फिएट मनी का दूसरा नाम है लीगल टेंडर मनी, ट्रस्ट और फेथ। अच्छा वो तो मैंने वैसे ही बोला था, इसका कोई दूसरा नाम थोड़ी है, इसे हम ऑप्शनल बेटा बोल सकते हैं। क्या हुआ आर्यन गया? अच्छा चलो जी, शिट यार। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, 5th बहुत सिंपल है, छोड़ रहा हूं। 6th, इन क्रेडिट मनी द मनी वैल्यू इज लेस देन द कमोडिटी वैल्यू, मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन द कमोडिटी वैल्यू। तो इसने तो लेस लिखा हुआ है ना, तो यानी कि आंसर इज फॉल्स। 3 क्वेश्चन आ गए बेटा अभी पर, इसी पर पहले पेज पे ही हो अभी आप। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तो जरूर पढ़ेंगे। In our present COVID-19 times, many economists have raised their concern that Indian economy have to face a deflationary situation due to the reduced economic activity in the country. Suppose you are a member of high-powered committee constituted by RBI. You are a member. क्या बोल लो बस छोड़ो। You have suggested that as the supervisor of the commercial bank, डैश ऑफ द मनी सप्लाई बी एंश्योर्ड बाय द RBI। सर केस पढ़ा तो ये समझ में आया कि इकोनॉमी में बेटा डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, तो आपको करना क्या बेटा, इकोनॉमी में पैसा पहुंचाना है निकालना है, पहुंचाना है। क्या करना चाहिए बेटा, रेस्ट्रिक्शन रिलीज करना चाहिए पैसा। चलो जी आगे बढ़ो जी। बेटा 9th वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखा हुआ देख लिया होगा, CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। बेटा क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय RBI, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, या करेंसी हेल्ड इन अ गवर्नमेंट अकाउंट। सी आंसर है बेटा इसका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है जी। मेरे को पता है कि कंफ्यूजन ए में भी हो सकती है, ए और सी दोनों में हो सकती है बेटा। बाबू देखो अगर देखा जाए तो हमने मनी सप्लाई की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, और बेटा पब्लिक के साथ ही मैंने बताया था RBI और गवर्नमेंट की बात नहीं करना। तो बी और डी तो ऑप्शन वैसे ही साइड हो गए बेटा, जब गवर्नमेंट और RBI की बात ही नहीं करनी है हमारे को। लेकिन बेटा M1 में कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट का जिक्र है। बाबू ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर में है और आपको पक्का कंफ्यूजन होगी ए और सी में। इन्होंने आंसर सी दिया CBSE ने, तो आपने ध्यान से इसका आंसर सी मार्क करना है। चलो जी 10th वन सिंपल है, डैश इज द एजेंट एंड द एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कल किस फंक्शन में पढ़ाई थी मैंने बात,
अरे किस फंक्शन में, फंक्शन का नाम बताओ। गवर्नमेंट्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, याद है ना बेटा, 3 वर्ड लिखे थे, याद कराओ। बैंकर, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, 3 वर्ड लिखे थे, ठीक है जी बेटा। चलो 11th वन क्या करोगे वैसे पढ़ के, छोड़ो 11th वन छोड़ो, 12th वन छोड़ो। अच्छा 12th वन एक बार पढ़ लो बेटा। कहता है ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, आंसर इज फॉल्स। बेटा कहता है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, नहीं बेटा, कुछ एनबीएफसीज भी होते हैं बेटा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बेटा बैंक हो, जैसे कि एलआईसी की बात आप कर सकते हो। चलो जी बेटा 12th वन, राइट द करेक्ट पेयर। कहता है बेटा आराम से पढ़ लो बाबू, ए ऑप्शन सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, ये M1 होता है पता है ना। सी मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डी डी मतलब डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और डी मतलब अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, यानी कि ये बेटा M3 होता है, ठीक है ना। C प्लस डी डी प्लस ओ डी M1 होता है, अगर M1 में नेट टाइम डिपॉजिट जोड़ दे तो M3 होता है, यानी कि ये तो करेक्ट पेयर हो ही नहीं सकता बेटा। B1 C प्लस डी डी प्लस ओ डी प्लस डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बेटा C प्लस डी डी प्लस ओ डी क्या होता है M1, इन्होंने ना बस एक वर्ड की यहां गलती कर दी, इनको डिपॉजिट की जगह सेविंग डिपॉजिट्स देना चाहिए था, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको, आप बेटा सेविंग डिपॉजिट कर लेना, यही करेक्ट पेयर है, क्योंकि सी ऑप्शन में देखोगे ना तो टोटल डिपॉजिट है, यानी कि वो M4 के बराबर होता है बेटा, और C प्लस डी डी प्लस ओ डी ये M1 के बराबर होता है, इसके सामने M4 लिखा है, यानी कि बेटा सेकेंड ही ऑप्शन ठीक है, बस सेविंग वर्ड ऐड कर लेना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी कॉइन होते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी करेंसी नोट होते हैं बेटा, यहीं से आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। बस 2 बात तो सही आंसर आ गया, आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, इनकरेक्ट पेयर छाटना है। करेंसी अथॉरिटी आरबीआई है, बिल्कुल ठीक। क्रिएटर ऑफ मनी कमर्शियल बैंक है, बिल्कुल ठीक। इशू ऑफ लिमिटेड लीगल टेंडर, कॉइन को कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बेटा मिनिस्ट्री, ये भी बेटा ठीक है, तो यानी कि बेटा डी ऑप्शन होगा, ऑल द अबव पेयर्स आर करेक्ट। सर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की तो होती है, एवरी गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। चलो जी बेटा 16th वन, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर डैश विद एन इंक्रीज इन CRR, CRR बढ़ेगा तो बेटा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू गिरेगी, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, देखना बेटा मनी मल्टीप्लायर किसके बराबर होता है, 1/LRR, 1/LRR, ये इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा, और LRR का ही पार्ट होता है CRR, तो बेटा ध्यान रखना इनवर्स रिलेशनशिप होती है, एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा। चलो जी फिर भी अगर चाहो तो एग्जाम्पल करके देख लेना, एक बार LRR को 0.20 मान लो, एक बार 0.50 मान लो, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या होगा, क्लियर। चलो जी बेटा 17 पढ़ो। चलो जी इनकरेक्ट पेयर छाटना है। M1 नैरो मनी, सही है, बिल्कुल ठीक है बेटा। M2 मॉनेटरी बेस, नहीं मॉनेटरी बेस क्या होता है, अरे M3 तो मॉनेटरी बेस होता है, हाई पावर्ड मनी इज इक्वल्स टू M3 इज इक्वल्स टू मॉनेटरी बेस इज इक्वल्स टू बेस मनी, सब बराबर ही तो है, तो बेटा M2 गलत है। M3 ब्रॉड मनी होती है, M1 और M2 को नैरो मनी बोलते हैं, M3 और M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं। मॉनेटरी बेस M3 नहीं होता क्या, अरे M2 के सामने लिखा है मॉनेटरी बेस, करेक्ट पेयर है क्या, भाई क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग नहीं है, इनकरेक्ट पेयर छाटना, क्वेश्चन तो पढ़ ले, मैच करने बैठ गया। चलो जी बेटा 18th वन हो जाएगा, सिंपल है। 19th भी हो जाएगा, टाइम डिपॉजिट। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 22 जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एट अ गिवन पॉइंट एंड टाइम
मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 10, कभी मनी मल्टीप्लायर 10 है, कहता है लीगल रिजर्व रेशो क्या होगी, निकल जाएगी बेटा। मनी मल्टीप्लायर 10 है, LRR निकालना है, LRR क्या होगा बेटा 1/10 यानी कि बेटा 10%। चलो बढ़ो आगे बेटा 23 क्वेश्चन जल्दी से, कहता है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड इन अ सिस्टम इफ LRR is 20 एंड प्राइमरी डिपॉजिट इज 1000। बेटा मेरी तरफ देखना, ये टेबल याद है आपको बेटा, कल बताई थी बेटा। फेज 1 में मैंने माने थे अपने क्वेश्चन में 1000 रुपए डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट पहले डिपॉजिट को बोलते हैं, ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना, प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट पहले डिपॉजिट को बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में बेटा LRR कितनी है 20%, लगाओ जी मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/LRR, तो बेटा मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया 5 टाइम्स, यानी कि इसका 5 गुना पैसा हो जाएगा, यानी कि 5000। मेरे एग्जाम्पल में भी यही था, सब कुछ सारा स्टैट्स यही था। चलो जी, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कर दो। मॉनेटरी बेस किसको बोलते हैं M3। बेटा क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, कौन सी बेटा क्रेडिट क्रिएशन की अजम्पशन नहीं है, दो याद है आपको, ऑल बैंक आर कंसीडर्ड एज वन यूनिट और ट्रांजैक्शंस आर बैंक। बेटा C1 पढ़ना, देयर इज नो सेविंग इन द इकोनॉमी, सर ये कोई अजम्पशन नहीं है, ठीक है ना बेटा, तो आंसर इज ओनली 3, C में लिखा गया है बेटा। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इंपॉर्टेंट। चलो जी, ये कभी हमने टर्म नहीं पढ़ी, ये थोड़ा बाहर से क्वेश्चन है। डियर मनी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, सर ये क्या होता है, इधर देखना सर, डियर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ये होती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जानी नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करो, टाइटन करो बेटा, लेकिन मनी सप्लाई नहीं पहुंचना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। थोड़े बहुते तो आएंगे ही बेटा इधर उधर से क्वेश्चन, ठीक है ना। आज हम पढ़ इसीलिए रहे हैं बेटा कि बोर्ड में दर्द ना दें, वरना ये बोर्ड में दर्द देंगे। चलो जी पढ़ लो। डियर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विच इज यूज्ड टू कीप द ग्रोथ स्टेडी एंड इन लाइन विद द अदर इकोनॉमिक फैक्टर रेफर्स टू ए पार्ट टाइटन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यही है बेटा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल करो, मनी सप्लाई इकोनॉमी में जानी ना पाए, ठीक है जी। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 27 बहुत सिंपल है, नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 28 पे। आपको लगेगा सारे ऑप्शन ठीक है, पढ़ना जरा। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। प्रेजेंट करेंसी कैन वर्क एज मनी एज इट इज अ लीगल टेंडर, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। सेकेंड वन, कॉइन हेल्ड बाय द पब्लिक आर लिमिटेड लीगल टेंडर, बिल्कुल करेक्ट है। सेंट्रल बैंक प्रिंट्स करेंसी इन इंडिया, सर ये ना कहीं दुनिया को ट्रू लग सकता है, सेंट्रल बैंक बेटा इशूइंग अथॉरिटी है, प्रिंटिंग अथॉरिटी नहीं है। आरबीआई करता है प्रिंट, प्रिंटिंग का काम है आरबीआई का। भिजवा दूं अपनी बुक्स, प्रिंट करा लूं आरबीआई से। आरबीआई सिर्फ बेटा करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है, प्रिंटिंग वो जिससे चाहे उससे कराए बेटा। बहुत बार फॉरेन की कोई एजेंसी है जिससे वो प्रिंट कराता है बेटा, और बहुत बार इंडिया में ही इंदौर में कोई एजेंसी उससे प्रिंट कराता है। आरबीआई करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है, प्रिंटिंग अथॉरिटी नहीं है। वर्ड ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट मार्क नहीं कराया इसके ऊपर। चलो जी बेटा 29, क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड अपॉन इनिशियल डिपॉजिट और मनी मल्टीप्लायर दोनों होंगे, पता लग जाएगा बेटा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। बेटा
30th तो इजी है, 31 पढ़ना। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड इंटरबैंक क्लेम वेयर एज नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटरबैंक क्लेम। ट्रू है क्या फॉल्स है ये स्टेटमेंट? क्या यार क्या ही बोलूं, इतना ध्यान तुम्हारा कहां होता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया आज तक। बेटा इधर देखना, मेरी तरफ देखना। अब एक बार ना मेरे को ना दोबारा बतानी पड़ रही है ये बात। M1 का फॉर्मूला, M3 का फॉर्मूला होता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। इधर देख रहे हो बेटा बाबू, सबसे पहले मैंने जब ये बात समझाई थी ना, मैंने टाइम डिपॉजिट का मतलब बताया था। टाइम डिपॉजिट आप किसको बोलते हो बेटा? एफडी और आरडी को, जिसमें टाइम की इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा, कि एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद मिलेंगे पैसे। अब सुनना, एक कस्टमर ने बेटा पंजाब नेशनल बैंक के पास एफडी करा दी 1 लाख, और बेटा पंजाब नेशनल बैंक को लगा ये 1 लाख मेरे पास फालतू पड़े हैं, चल मैं 50,000 की एफडी करा देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। नेटवर्क को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं अगर आपसे पूछूं टोटल टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास कितना है, तो कितना है टोटल? सर टोटल टाइम डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास कितना है? 1 लाख या 1.5 लाख? 1.5 लाख। सर ये भी कमर्शियल बैंक है, ये भी कमर्शियल बैंक है, दोनों के पास एफडी कितनी है? 1.5 लाख की तो है, इसके पास 1 लाख की, इसके पास बेटा 50,000 की है। सर लेकिन वर्ड यहां पर लिखा है नेट टाइम डिपॉजिट। नेट का मतलब होता है इंटर बैंक को माइनस कर दो, ठीक है ना बेटा? और कायदे से बेटा माइनस होना ही चाहिए। आप खुद सोचो, मैंने 1 लाख की एफडी कराई पीएनबी के पास, और पीएनबी ने मेरे 1 लाख में से 50 की एफडी करा दी एसबीआई के पास, तो आप ये कहोगे इकोनॉमी में मनी सप्लाई 1.5 लाख है। सर 1 लाख ही तो है जो पब्लिक ने कराई, वहां पर भी यही एनालिसिस करा था, बस आपका दिमाग टिकाने पे नहीं था। अब उसने क्या पूछा आपसे, मैं बता देता हूं, मेरी तरफ देखो, बस छोड़ दो ये वर्ड तो भूल जाओ, टाइम डिपॉजिट दिया या डिमांड डिपॉजिट दिया। उसने बोला कि अगर मैं कहूं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट तो उसमें बैंक के क्लेम होते हैं, और अगर मैं कहूं नेट डिमांड डिपॉजिट तो उसमें इंटर बैंक क्लेम नहीं होते। तो गलत कह रहा है, बिल्कुल सही तो बात बोल रहा है। नेट वर्ड अगर आ गया तो इसमें कोई बैंक का क्लेम लिया मैंने, इंटर बैंक क्लेम को बाहर नहीं कर दिया बेटा। सर मेरा एनालिसिस उस दिन भी वही था, आज भी वही है, बस दिमाग अपना टिकाने पे ले आओ। चलो जी बढ़े आगे बेटा, बात करो 32। चलो जल्दी से बढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड बाय आरबीआई फॉर इशूइंग करेंसी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, सर बताया है अभी आपको, क्लियर है ना? चलो जी ये पढ़ो जी 33, 1 सेकंड का क्वेश्चन, ठीक है ना? जनरल पब्लिक से डील नहीं करता आरबीआई बेटा। बेटा 34 इन इंडिया होना चाहिए, इन इंडिया LRR इज सेट बाय कमर्शियल बैंक। नहीं बेटा फॉल्स, इट इज सेट बाय आरबीआई। CRR कौन बताएगा बेटा? आरबीआई बताता है। SLR कौन बताता है? आरबीआई बताता है। सर अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, LRR का सॉरी आरबीआई का बेटा लास्ट फंक्शन याद करना, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। क्वांटिटेटिव मेजर में लिखा हुआ है कि नहीं थर्ड मेजर LRR? आरबीआई बताएगा LRR कितनी होगी, बढ़ाऊं या कम करूं? कमर्शियल बैंक नहीं बताता LRR कितनी होगी। चलो जी, हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई? 35 आरबीआई रेगुलेट द मनी सप्लाई इन इंडिया। बेटा 38 पढ़ना। अच्छा 37 भी पहले पढ़ो। द सेंट्रल बैंक इज द सोल सप्लायर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ट्रू और फॉल्स? गधे हो क्या? फॉल्स। सर कॉइन नहीं, कॉइन को गिन नहीं रहे क्या तुम? कॉइन कौन इशू करता है बेटा? तो आरबीआई सोल अथॉरिटी तो नहीं है बेटा, ठीक है ना? एक और भी है हमारे पास। 36 पढ़ना। 36 सेंट्रल बैंक प्रिंट करेंसी इन कंट्री। बेटा 38 जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व इज केप्ट बाय कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक के पास क्या रहता है, CRR या SLR? कमर्शियल बैंक SLR अपने पास रखता है, जो अपनी बैंक ब्रांच के ATM में भी रख सकता है। बेटा 39 पढ़ने दे।
डैश रेफर्स टू द मनी backed by the order or the authority of the government. ए सी करी जा रहे, डी सर फिएट मनी और लीगल टेंडर मनी एक ही तो बात होती है। पेशेंस दिखा लो एमसीक्यू करते टाइम, नंबर लेके आओगे 40 में से 20 जो हालात है तुम्हारे। ये ओएमआर शीट नहीं है अभी, तो जिस दिन ओएमआर शीट आएगी ए मार्क करने के बाद सोचना अच्छा डी भी था। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज मेंट बाय CRR, आराम से पढ़ लो। व्हाट इज मेंट बाय CRR, फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट केप्ट विद बैंक, फ्रैक्शन ऑफ टाइम डिपॉजिट या फ्रैक्शन ऑफ डिमांड डिपॉजिट। ए, अरे पागल हो गया, इधर देखना, मेरी तरफ देखना बेटा, एक सेकेंड बेटा। CRR क्या होता है? टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज, या डिमांड डिपॉजिट का, या बेटा टाइम डिपॉजिट का। टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट मैंने कभी ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करे। उसने CRR का मतलब पूछा है मैडम। CRR क्या होता है? जो टोटल डिपॉजिट बैंक के पास आया उसका एक सर्टेन फ्रैक्शन होता है। क्लियर है ना बात? कहां जा रहे? 47 तक करके जाओ सर। 47 तक खत्म हो गए, मुझे क्या 47 तक हो गए। हेलो चलो जी, 7 क्वेश्चन रह गए, चुप हो जा। कराऊंगा 2 ही, कराने 2 ही हैं 7 में से। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ना। क्रेडिट कार्ड आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक। 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आराम से पढ़ना। नॉन चेकेबल डिपॉजिट आर दोस्त, मेरी तरफ देखना। नॉन चेकेबल डिपॉजिट, वो डिपॉजिट जो चेक से नहीं निकलते, वो FD और RD होते हैं। अब स्टेटमेंट आपने पढ़नी है बेटा, और सही आंसर आपने बताना है। बी ऑप्शन में ना बट की जगह बाय कर लेना। डी है, पेशेंस की इतनी कमी है तुम्हारे अंदर। डी, नॉन चेकेबल डिपॉजिट होते हैं बेटा जो एक फिक्स मैच्योरिटी के बाद निकलते हैं, जो नहीं निकाले जा सकते। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट वन। नहीं, हाँ रेपो रेट बेटा, शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक पार्क देयर एक्सेस रिजर्व इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। मेरी तरफ देखना बेटा, इधर देखना। सर हर कमर्शियल बैंक को बेटा CRR तो कैप्ट करना ही है विद RBI। बेटा कई बार क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत है, ठीक है ना। RBI देखो, रेपो रेट, बैंक रेट, वो सब मेजर तो हमने पढ़े थे। मैं रिवर्स रेपो रेट की भी बात कर देता हूं। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है बेटा जिसपे कमर्शियल बैंक लोन देता है RBI को, याद है ना बेटा? वही होता है ना, उस दिन बोला था मैंने। बाबू सेंट्रल बैंक लालच देने के लिए क्या कर सकता है कमर्शियल बैंक को, कि मैं आपको ब्याज दूंगा, जितने आपके पास फालतू पैसे ना मेरे पास जमा करा दो, 5% 6% ब्याज दूंगा। अब कमर्शियल बैंक लालच में आकर, सर कमर्शियल बैंक बाहर किसी पार्टी को लोन देंगे 7-8% पे, वहां पैसे मरने का खतरा है। आप RBI को लोन दोगे 6% पे, पैसे नहीं मर सकते। तो बेटा आप लालच में RBI के पास अपना एक्सेस रिजर्व कैरी करते हो बेटा। इस रिजर्व को हम बोलते हैं बेटा, जिस रेट पे कैरी करते हो, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। ये वही तो रेट है बेटा जिसपे कमर्शियल बैंक RBI को लोन दे रहा है, ठीक है जी। 47 तक सारे क्वेश्चन हो गए। बाकी कल बेटा ये बुक भी लानी है और विद्या पब्लिकेशन की बुक लेके आनी है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।